ये इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर रामविलास पासवान जी होते तो शायद फैसला कुछ और होता, पासवान जी होते तो शायद वो गठबंधन का हिस्सा रहते। मैं इस बात को स्पष्ट तौर से मैं बोल दूं कि अगर मुझे बिहार में राज करने की लड़ाई लड़नी होती तो मेरे सामने रेड कारपेट बिछा हुआ था। इस गठबंधन में लोक जनशक्ति पार्टी को जितनी सीटें मिलती लोकसभा की तर्ज पर 100% हम लोग का स्ट्राइक रेट रहता, हर सीट हम लोग जीतते और आने वाली सरकार में एक रिप्रेजेंटेशन भी ठीक ठाक हम लोग का होता। पर बिहार पे राज करने की मेरी लड़ाई नहीं है, बिहार पे नाज करने की मेरी लड़ाई है, बिहारी अस्मिता को लेकर मेरी लड़ाई है। और मैंने खुद ये संघर्ष का रास्ता मैंने चुना है और पिताजी के मार्गदर्शन में ही मैंने संघर्ष का रास्ता चुना। अगर कोई ये सोचता है कि पापा होते तो निर्णय कुछ और होता, तो मैं उनको बता दूं कि पापा ने ही मुझे बिफोर ही वेंट ऑन टू द वेंटिलेट होने से ठीक पहले उन्होंने ही मुझे कहा था कि अगर आज तुम्हारी वजह से मौजूदा मुख्यमंत्री पुनः प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो 5 साल 10 साल 15 साल के बाद तुम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाओगे कि तुम्हारी वजह से बिहार फिर 5 साल पीछे चला गया। ये मेरा विश्वास है, ये मेरे पिताजी का विश्वास है कि एक एक वोट जो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को जाएगा वो आने वाली जनरेशन को पुनः पलायन करने के लिए मजबूर करेगा, बिहार को बर्बादी की कगार पर लेकर जाएगा। पापा का भी अटूट विश्वास था कि कभी भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, और हम लोग तो हमेशा इनके खिलाफ ही रहे ना। आप हमें मुझे बताइए कौन सा चुनाव हम लोगों ने साथ लड़ा? 2005 के चुनाव में हम लोग इनके खिलाफ थे, 2010 के चुनाव में खिलाफ थे, 2015 के चुनाव में हम नीतीश जी के खिलाफ थे, 2017 में जरूर रातों रात ये महागठबंधन को छोड़कर एनडीए गठबंधन का ये हिस्सा बने। माननीय मुख्यमंत्री, उस वक्त हम लोग के पास समय नहीं था कि क्योंकि लोकसभा के चुनाव उस वक्त सर पर थे जब ये हमारे गठबंधन का हिस्सा बने। पर लोकसभा के चुनाव में भी जिस तरीके से नीतीश जी ने हम लोग के साथ विश्वासघात किया, कौन सी मेरी लोकसभा की सीट ऐसी है जिसको हराने के लिए नीतीश जी ने एड़ी चोटी का इन्होंने जोर नहीं लगाया हो? तो ये विश्वास तो खैर इनका कभी हम लोग के साथ था ही नहीं। मुझे हराने की इन्होंने कोशिश की, पारस चाचा को हाजीपुर से, समस्तीपुर, नवादा, खगड़िया, कौन सी ऐसी सीट है जो इन्होंने हराने का इन्होंने प्रयास नहीं किया? और उसके बाद भी निरंतर जितनी मेरी इनसे मुलाकातें हुई, पारस चाचा जब तक यहाँ पे मंत्री थे तो उन्होंने उनको मंत्री रखा। उसके बाद जब हम लोगों ने इनसे आग्रह किया कि भैया लोजपा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है और वही एकमात्र माध्यम है कि हम अपने सुझाव, अपनी जानकारी को हम आप तक हम पहुंचा सकते हैं, तो उसके जवाब में जब मैं अपने छोटे भाई प्रिंस को लेकर जब वो बाई इलेक्शन चाचा जी के निधन के बाद जब वो बाई इलेक्शन जीता था, मैं लेकर गया था और तब तक पारस चाचा केंद्र में वहाँ पे सांसद बन चुके थे और वो जगह खाली थी। मैंने उनसे आग्रह किया था। उसके जवाब में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री का जवाब आया, उसको सुनकर मैं अवाक रह गया। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं मंत्री तो बना देता अगर आपके परिवार का कोई होता, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य होता तो मैं जरूर उनको मंत्री बना देता, पर आप कहाँ ठाकुर ब्राह्मणों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री इतनी जातिवादी बातें करेगा ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और उसी दिन से मैं इस बात को लेकर मैं क्लियर हो गया था कि भैया इनकी सोच ही जातिवादी, और उसको ये बहुत अच्छा नाम देते हैं, कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग की है इन्होंने। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ जातीयता में बांटना होता है और अपना वोट बैंक बनाना होता है। जो कभी अंग्रेज करते थे बांटो और शासन करो, वही नीति इन्होंने अपनाई। दलित को महादलित किया, पिछड़ा को अति पिछड़ा किया और सिर्फ जाति की राजनीति करते रहे। आप मुझे बताइए ना, आप सब पत्रकार साथी हैं, आप लोग मुझे बताइए कि पिछले 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देते, लैंड रिफॉर्म आपने दशकों से आपने नहीं बदले कि आप जमीन निवेशकों को आप मुहैया करा सकें। तो जो सोच है मुख्यमंत्री की और जिस तरीके से युवा विरोधी इनकी धारणा है, जिसकी वजह से निरंतरता में युवाओं को पलायन करने पर युवा मजबूर हुए हैं। क्यों मेरे बच्चों को आज भी कोटा जाना पड़ता है शिक्षा के लिए? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, वहाँ पे शैक्षिक संस्थान के अधिकांश ओनर्स बिहारी पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों मेरे बच्चों को यहाँ पे पटना में आप एजुकेशन हब नहीं बना के देते? क्यों वो कोटा जाते हैं पढ़ने के लिए? क्यों आज स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी हैं? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं श्रद्धांजलि भी देता हूँ आदरणीय मंत्री विनोद जी का, जिस तरीके से दुखद निधन हुआ, मेरी तरफ से लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धांजलि। पर क्यों उनको दिल्ली के मेदांता में जाकर अपना इलाज कराने की जरूरत पड़ी? क्यों रघुवंश बाबू को दिल्ली में एम्स में जाकर अपना इलाज कराने की जरूरत पड़ी? कोरोना काल में आप देख लीजिए, इन्हीं के जनता दल यूनाइटेड के कितने विधायक, कितने विधान पार्षद, इन्हीं के कितने नेता और मंत्री दिल्ली में जाकर अपना इलाज करा रहे थे। क्यों ऐसी स्वास्थ्य सेवाएं हमारे प्रदेश में नहीं है? तो जब आप विकास कर ही नहीं पा रहे हैं तो क्यों आप मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे प्रदेश में? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।